हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडीओ का FLT 15। इसके पहले 14 तक कर चुके हैं। आज 15वां नंबर है, एक से करवाया जा रहा है, साथ ही साथ 3 सेक्शनल टेस्ट भी दिया हुआ है। वो हमारे चैनल पे जाके आप पूरा प्लेलिस्ट इसका प्रॉपर डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इन सभी का PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, ऐसे तो मैं इसके खाली स्पेस में बनाऊंगा, लेकिन अगर कहीं पे स्पेस कम पड़ेगा तो ये देखिए बगल में मैंने रखा है सैमसंग नोट्स, उससे मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 56 16 का घनमूल 56 है, तो 17 175.616 मतलब 616 बोला जाता है। पॉइंट के बाद कभी भी उसको पूरा डिजिट नहीं बोला जाता है ना। 0.17561, और मतलब इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 3 शून्य है, पॉइंट के बाद 6 शून्य है, मतलब 6 डिजिट है। और यहाँ पॉइंट के बाद 9 डिजिट है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे मतलब यहाँ पे कितना है, √3 है ना, घनमूल पूल रहा है, तो 3 के बदले 1 निकलता है। तो 175.6 और 1 6 के बदले क्या निकलेगा, 5.6। क्योंकि आपको 175 616 का वैल्यू दे दिया 56। जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 डिजिट निकलेगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 6, 6 का 3 से डिवाइड मार दीजिए, कितना, 2 डिजिट। तो कितना निकल जाएगा, 0.56। ओके। थर्ड में इसमें क्या निकलेगा 9 डिजिट है तो उसके बदले में 3 निकलेगा, तो 0.056। मतलब दशमलव के बाद 3 अंक लेंगे हम लोग। तीनों को जोड़ देते हैं आपस में, 5.6 0.56 और 0.056। 6 6 5 11 के 1 हाथ में बचा 1, 6 5 11 12 2 हाथ में बचा 1, 6 6.216। ओके। चलिए 2 नंबर देखिए। माना x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। x क्या है, वह छोटा संख्या जिसको इससे घटा देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, x निकालना पड़ेगा। x निकाल देते हैं। इसका पहले निकालेंगे क्या, वर्गमूल। तो 1,0,4,2,4 इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 डिजिट लास्ट से हम लोग लेते हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद 1 पीछे की तरफ से जोड़ा लगाते हुए जाते हैं ना। लास्ट में बच गया 1 1 1। हाँ सॉरी, ये कहाँ हो गया, ये लाइन तो देने का जरूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है, ये 1 अब कटेगा ना, 1 1 खत्म हो गया, 0 4 उतर गया, यहाँ 1 1 कितना उतर गया, 2। अब यहाँ पे देखिए 0 4, यहाँ पे कोई भी डिजिट लेंगे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या उतारेंगे, 24, और इसके बदले में क्या देंगे यहाँ पे, 0। फिर कितना बार में, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या 1 आ गया, फिर आ गया 0। अब 202 से 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 404। यहाँ हो गया 204, यहाँ हो गया 102, और ये 20 बच गया शेषफल। शेषफल 20 बच गया, मतलब ये वो संख्या x है जिसको अगर इसमें घटा दें, किसमें, 10,424 में से 20 घटा दें तो वो 102 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, x बराबर आ गया हम लोग का 20, जो कि यहाँ से आया है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। x में क्या गुना करने की ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। तो इसको तोड़ देते हैं, 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 दूनी 4 पचे 20। ये देखिए जोड़ा लगा हुआ है। वर्ग, किसी का भी वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका जोड़ा लगा के 1 निकाल लेते हैं ना, रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिजिट देखिए 5 अकेला है, इसके लिए क्या करेंगे, 1 5 से गुना कर देंगे। तो x में कौन सी संख्या गुना करना है, 5 गुना करना है। ये रहा आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड चलते हैं। 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 तथा 13 दोनों की गुना जो 10 तथा 13 की दोनों की गुना जो मतलब 10 और 13 दोनों से कटे, तो कौन सी संख्या कटेगी, 10 गुने 13, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम यही दोनों का गुणनफल ही होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 130 से बोल रहा है कटनी चाहिए, 1000 से छोटी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं कटती है, 130 से डिवाइड मार दीजिए 1000 में, कितना बार में, 63 91 910।
0 से 0, 9, खत्म। कितना हो गया? 90 शेष बच रहा है। 130 से 7 बार में कट गया, मतलब कि 7 ऐसी संख्या है जो 1000 से छोटी है और 130 से कट रही है, मतलब 10 और 13 दोनों से कट रही है। इसी तरह से निकालते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल 1। और यदि भागफल को 2 से भाग दें, इसके बाद जो भागफल ये है ना, 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? भागफल। उस भागफल को अगर 2 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? 1 होगा। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, तो x मान लेते हैं वो संख्या, ठीक है। x बराबर क्या होगा? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है और भागफल भी कुछ प्राप्त होता होगा, मान लेते हैं भागफल a प्राप्त हो रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 3a + 1 होगा। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है और भागफल ये प्राप्त हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? यदि भागफल को 2 से भाग दे तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। भागफल बराबर ये, अब ये जो भागफल था अब क्या हो गया? ये भाजक के रूप में आ जाएगा। कितना से भाग दे रहा है? 2 से। तो मान लीजिए अब भागफल कितना आएगा? इसको भागफल को भाग देने से b आएगा +1, ये लाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भागफल को भाग दे रहा था, ये आ गया। अब क्या करेंगे? पूछ क्या रहा है? इस संख्या को 6 से भाग दें तो संख्या क्या है? ये है x। तो x बराबर अब संख्या क्या हो जाएगा? x बराबर होगा 3, और a की जगह ये दे सकते हैं वैल्यू 2b + 1 +1, ये है वैल्यू। क्या हो जाएगा? 6b + 3 + 1। अगर इसको 6 से भाग देते हैं तो क्या होगा? 6 से ये तो कट जा रहा है 6b, बाकी क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। 6b + 4 में अगर 6 से भाग देते हैं तो 6b वाला वैल्यू तो कट ही जाएगा, बाकी बचेगा क्या? 4, जो कि शेषफल होगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 4। हाँ, अब देखते हैं 5 नंबर। एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक किए जाते हैं, मतलब 2 अंक घटा दिया जाता है। जय ने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि उसके 4 उत्तर सही थे। 4 उत्तर सही थे तो उसे कितने उत्तर गलत थे? मान लेते उसने x उत्तर, ये ऐसे कर देते हैं ना, x उत्तर गलत दिए थे, तब उसको मार्क्स कितना मिला होगा? सही 4 दिया था तो 4 का 5-5 नंबर मिल गया। लेकिन जो x गलत दिया उसका कितना कटा? -2 गुने x कट गया, और उसको ओवरऑल कितना मिला? -12। ये कितना हो गया? 20। ये -12 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? +12। और ये 2x को उधर लेके चले जाएंगे, ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो 32 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया? 16। मतलब उसने 16 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। क्या किया था? गलत दिया था। 6 नंबर देखिए, 71 का पावर 3, मतलब 71 का क्यूब -40 का क्यूब -31 के क्यूब के गुणनखंडों की कुल संख्या है, पूछ रहा है। आपको ये चीज पता है कि अगर a + b + c बराबर 0 हो तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc होता है। ओके, यहाँ पे देखिए a को मान लेते हैं, a बराबर अगर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, a बराबर 71, b बराबर -40, क्योंकि हम लोग प्लस में मान के चल रहे हैं ना, ये अगर ऐसे कर दें, ब्रैकेट डाल दें, -40 का क्यूब यहाँ प्लस कर दें तो वही चीज हो गया, है ना। यहाँ पे भी प्लस करके यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल दें तो यही हो गया। तो ए बी बराबर -40 हो गया, और इसको मिटा देते हैं वरना आप लोग क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख पाएगा, है ना। और सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर होगा -31। देखिए a + b + c बराबर 0 हो रहा है, 71 -40 -30 -31 0। तब इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इसके गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो 71 का पावर 3 -40 का पावर 3 -31 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये तीनों बराबर 0 हो रहा है, a + b + b, a + b + c बराबर 0 इसमें दिखा रहा है ना, यहाँ के हिसाब से। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? 3a, a 71, b 40 और c क्या हो जाएगा? 31। मतलब इसको अगर और तोड़ते जाए तो क्या होगा? 3 गुने 40 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40, मतलब 2 का पावर 3
गुने 5 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40 गुने 71 गुने 31। अब अगर किसी भी संख्या में उसके गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, उसको पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। अब उसका जो पावर है देखिए यहाँ पे कितना है, जिसका कुछ नहीं है उसका एक है पावर, इसका भी एक है, इसका भी एक है, अरे एक के बीच में कहा, यहाँ एक है और इसका भी एक है पावर। तब अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो उसके पावर में एक ऐड करते जाइए, सबके पावर में उसको गुना करते जाइए। 3 का पावर कितना है, एक, तो 1 प्लस 1 गुना गुना, 2 का पावर कितना है 3, तो 3 प्लस 1 फिर गुना कर देंगे। फिर कितना है 5 का पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कर दीजिए। फिर 7 का पावर सॉरी 71 का पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कर देंगे गुने। 31 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो रहा है 2 चक 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64, है ना। अगर इसमें ये पूछ लेता कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये तो अभाज्य पूछा था ना सिर्फ गुणनखंडों की कुल संख्या। अगर पूछता सम गुणनखंडों की तो ये 2 खाली हटा देते हैं, है ना, मतलब 1 2 कॉमन ले लेते हैं। ये जो 3 प्लस 1 की है ना वो क्या करते, सिर्फ 3 कर देते। ओके, तो कितना आ जाता, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर है ना, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है। कर देते हैं सॉल्व। अरे ये कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं, सही तो पढ़ा रहा हूँ ना। FLT 12 ही था ना, FLT 15 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ गलत शुरू करिए। हाँ FLT 15, ओके। हाँ अच्छा 7 नंबर देखना था, 8 चला गया, वही मुझे लगा कि एक क्वेश्चन तो मिस कर रहा हूँ मैं। या इतना स्पेस काफी होगा। 7 नंबर पहले देखिए, इसको मिटाता हूँ। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 6 3 5 7 6 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो। अब देखिए क्या बोल रहा है, 8 से विभक्त हो, है ना, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभक्त होना चाहिए, तो वो 8 से विभक्त हो जाएगा। 6 स्टार 2, ये 8 से अगर कट गया मतलब पूरा संख्या 8 से कटेगा, ये 8 का रूल होता है। ठीक है, अब देखिए 8 से कौन कौन संख्या कटता है जिसके लास्ट में 2 है, तो वो कटता है 32 और 72। पूछ रहा है न्यूनतम मान होना चाहिए, तो 32 लेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे लास्ट में 3 बचना चाहिए, 6 और जो भी यहाँ पे डिजिट आए, ओके, प्लस 3, 6 प्लस एक्स, नहीं, यहाँ पे x प्लस 3 का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है तो 3 ही लेंगे। अब x की जगह देखिए 6 के लास्ट में कौन सा ऐसा डिजिट है जो 8 से कटता होगा, 8 से कटने वाला संख्या जो 6 के बाद डिजिट है ना, तो 6 के बाद कौन सा आता है, 8 8 64, मतलब यहाँ पे अगर 64 आता तो वो कट जाता। तो अगर x की जगह 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 3 7। अब देखिए कट रहा है, 672 लेके देखिए, 672 को 8 से काटिए, अठेठी 64 8 चक 32। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट किस में कट रहा है, न्यूनतम मान बोला है तो इसीलिए यहाँ पे न्यूनतम लेंगे 3। 3 तो इसके लिए लिए हैं, किसके लिए, 32 के लिए। 6 के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो 6 के लिए क्या 64 कट रहा है, तब तो 3 वहां से बचेगा ना, तो इसीलिए 4 और 3 7। तो पूछ क्या रहा है, हम्म, नहीं नहीं नहीं, 3 तो इसका आ गया ना, अरे सॉरी, हाँ ये तो 7 आया। अगर 72 लेते तो क्या होता, यहाँ पे बड़ा डिजिट अगर ले रहे हैं तो, हम्म, 32, 32 बचे 56, 57 61, नहीं तो आंसर तो आया नहीं, मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर से देखते हैं,
32 और 72 तो कटेगा, इतना तो श्योर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर लास्ट में 3 बचे तो यहाँ कितना होना चाहिए, है ना। 8 सते 56, 56, 4 7 3 63। हाँ, तो यहाँ पे अगर ये तो 632 भी रहेगा तो कट जाएगा। देखिए 632 होने पे क्या होगा, 8 सते 56, बच गया कितना, 7, 2, 8 नमा 72। तो 72 वाला भी बैठा के देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 72 बैठाने से क्या होगा, यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7। और 6 में ऐसा कौन सा डिवाइड है, मतलब 8 सते हम लोग कितना मारे थे, 68 64 मारे थे। अगर 8 सते 56 मारते हैं तब कितना आएगा, 56 9 11, हाँ 56, बाकी बच गया 7, 7 से फिर 72 आ रहा है ना, तो 9 ठीक 72। इसीलिए सबसे छोटा डिजिट क्या हो जाएगा, 3। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बैठा के देख सकते हैं। 612 देखे बाई ऑप्शन, 8 से 56 5 नहीं हो रहा है, 2 बैठा के देखे, 3 बैठा के देखे, तो 3 में आंसर आ जा रहा है। और इसमें दोनों बैठाने पे ही आपका वैल्यू आ पाएगा। चलिए 8 नंबर, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है। पहला कौन सा लेंगे, 6/5, 1.2 आ गया। 11/15, इसका कितना आ रहा है, 15 सते 75 से 0.7, 5 50, 15 तिया 45, 15 तिया 45, मतलब 0.73। फिर 4/7 का देख लेते हैं, 0.5 सते 7 पचे 35, 5 7 सते 49। और कौन है, 5/13, 0.33 11 13 चलो तल से 0.38। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है देखिए 6/5, और सबसे छोटी कौन सी है, 5/13। 5/13 और 6/5 का योग पूछ रहा है ना। कर देते हैं, 6/5 प्लस 5/13, 13 पचे 65, 5 13 13 छक 78, प्लस 13 पचे 5 पचे 25, 78 5 83 20, 103/65 आंसर आया। आया 9 नंबर देखिए, एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया, और इस तरह परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। पहले क्या बोला गया, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, तो उसको बोला गया कि x का 3/5 निकाल दो। उसने क्या किया, x को डिवाइड कर दिया कितने से, 3/5 से। अब क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x/3। क्या बोल रहा है, और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। मतलब कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। ये क्या होगा, ये कम होगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया इतना, माइनस इसका जो परिणाम शुरू में आने वाला था, दोनों का अंतर कितना दे दिया, 32/75। बोल रहा है ना कि वो उससे ज्यादा हो गया। एलसीएम निकाल देते हैं, पचतिया 15, 3 पचे 5 पचे 25x माइनस पचतिया 3 तिया 9x बराबर 32/75। 15 से काट देते हैं, 15 पचे 75, 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 16x बराबर 32/5। 16 से काट दीजिए, 2 बार में कट गया, आंसर कितना आ गया, x बराबर, इधर ऐसे ले आते हैं ना, x बराबर 2/5। आंसर किधर है, अरे आया नहीं क्या, अच्छा सही परिणाम पूछ रहा है, x बराबर आ गया है। सही परिणाम क्या था, ये था ना, x का 3/5। तो x का 3/5 क्या होगा, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। x बराबर इतना आ गया, तो 3x/5 बराबर 3 × 2/5 3 दूनी 6/25 आंसर। ओके, यहाँ पे लिखने में क्या होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे क्या हुआ, आंसर कैसे आ गया यहाँ पे अचानक। 10 नंबर देखिए, दो संख्याओं का योग 384 है तथा उनका महत्तम सवर्तक 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। दो संख्याओं का योग कितना है, 384।
कर देते हैं। मान ले तो संख्या क्या है और उनका महत्तम स्वर्धक 48 है, मतलब वो जो संख्या है उसमें 48 तो जरूर गुना होगा। मान लीजिए 48x प्लस 48y, ये होगा क्योंकि किसी दो संख्याओं का महत्तम मतलब कि दोनों में वो चीज कॉमन है ना, बराबर 384। ये समझ रहे हैं महत्तम का वैल्यू कि दोनों में ये चीज कॉमन होगा, बाकी दोनों अभाज्य संख्या, दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, और अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो वो दोनों आपस में एक अभाज्य संख्या हो सकती है ना। जरूरी नहीं हो, अगर 9 और 7 है तो दोनों अभाज्य संख्या तो नहीं है, 9 तो भाज्य संख्या भी है। तो बट x और y में कुछ अब कॉमन नहीं रह गया, दोनों अलग अलग हो गया है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 384/48, कितना से कट जाएगा, 8 चक 32, 8 64, 8 बार में है ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 8, मतलब कि अब हम लोग को जोड़ा बनाना है कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 1 और 7 हो सकता है, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 6 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में फिर 2 कॉमन हो जा रहा है। 3 5 हो सकता है, 4 4 होगा नहीं, उसके बाद तो वही सेम 5 3 7 1 है ना। पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो क्या हो जाएगा 48x-y होगा। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 48x-48y, चाहे जो भी उल्टा मतलब है ना। अब देखिए, एक्चुअली ये भी लिखने का जरूरत नहीं है वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधा सीधे देखिए दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अंतर कितना है 2, तो या तो अंतर कितना होगा 6 गुने 48 क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, या फिर 2 गुने 48। देखिए कौन सा नंबर आ जा रहा है, ये आ रहा है 96, और ये 6 गुने 48 कितना आ रहा है 6 5 30, 300 में 12 चला गया 288। दोनों में से देखिए कौन सा वैल्यू है 288 आ रहा है, मतलब वो संख्या कितने हो जाएंगी 48 गुने 1 संख्या होगी 48 गुने 1 और 48 गुने 7, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 48 गुने 6। चलिए 11 नंबर है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर है। उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक के बिना कोई टुकड़ा की सटीकता से मापने में सक्षम हो। मतलब सीधा सीधे आपसे पूछ रहा है इसका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ पूछ रहा है ना, जो तीनों में कॉमन हो ताकि उससे आराम से नापा जा सके। ऐसे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें घटाइए, फिर इसको इसमें घटाइए, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। या फिर और सिंपल तरीका है कि आप देख लीजिए किससे कट रहा है कॉमन में। 62 से देखिए कट रहा है क्या, 62 से 62 कट रहा है, 186 भी कट रहा है 3 बार में, लेकिन 289 नहीं कट रहा है। यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 96 भी नहीं कटेगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है विषम संख्या आ रहा है, और सम में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो वो विषम नहीं आएगा। सम में कोई भी संख्या गुना करेंगे विषम नहीं आएगा। यहाँ भी देखिए 0 है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 31 ही एक ऑप्शन बच रहा है। अब 31 से काट के देखिए 31 दूनी 62, 31 छक 186, 31 नंबर 289, तो 31 ही कॉमन है, वरना आप क्या करेंगे 62 और 186 को एक बार घटाइए, 186 और 289 को घटाइए, फिर दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए शॉर्ट करने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट एचसीएफ निकालिए इन तीनों का, है ना। चलिए, लेकिन कभी कभी इसमें दिमाग लगाना ज्यादा सही होता है। 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 गुने 1.5 गुने 4.7 गुने 3.8 बटे 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुने 4.7 माइनस 4.7 गुने 3.8 माइनस 3.8 गुने 1.5। ऊपर का आप इक्वेशन देखिए क्या दिखा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दिया है, ये अगर ए क्यू है तो यहाँ ए स्क्वायर दिया प्लस बी स्क्वायर दिया प्लस सी स्क्वायर दिया माइनस ए बी माइनस बी सी दिया, बी गुने सी माइनस सी ए, तो ये चीज दे दिया है
है ना। इसको जब चेंज करेंगे ऊपर वाले को तो क्या आएगा, ये फॉर्मूले में आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दे ही दिया है, कॉमन क्या निकल जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो तोड़ के दिखा देते हैं यार। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं ऊपर वाले को, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1.5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसमें ब्रैकेट है ना 4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस हाँ माइनस सी ए में क्या है 3.8 गुने 1.5 बटे नीचे में क्या दिया हुआ है, ये वाला लाइन लिख देते हैं ना 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुने 4.7 माइनस 4.7 गुने 3.8 माइनस 3.8 गुने 1.5। ओके, अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, बच क्या जाएगा सिर्फ ये वाला, कितना है 7 5 12 8 20 का 0, अब में बचा 2 2 1 3 4 6 3 9। अरे 4 1 5 3 8 1 9 ही तो बच रहा है ना, 10 बच रहा है ना, 7 5 12 8 20 0 में बचा 2 2 1 3 4 7 3 10, ये बच गया 10.0 मतलब 10 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। 12 नंबर हो गया। हम्म 13 नंबर देखिए 3 प्लस 12 प्लस 27 प्लस डॉट 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 3n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 प्लस 12 प्लस 27 दिया है, क्या करेंगे 3 सब में कॉमन निकाल दीजिए, 3 कॉमन निकालने से क्या होगा, अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 लास्ट में n स्क्वायर। ओके 3 रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा n स्क्वायर। आपको इसका फॉर्मूला पता है, n संख्या के वर्गों का योग, लेकिन इसके पहले क्या लगाना है प्रथम, प्रथम जरूरी है। क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6, यहाँ पे यही चीज है ना, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 3 गुने n इंटू 3 इंटू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। देखिए कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा अभी, क्योंकि ये 3 से काट देंगे ये 6 को 2 बार में, आंसर क्या होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बटे 2। अब मैच कर रहा होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। वाह तब है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि 8x क्यू माइनस 27y क्यू बटे 2x माइनस 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy स्क्वायर हो तो 2a प्लस b माइनस c का मान पूछ रहा है। 8x क्यू माइनस 27y क्यू है, ये क्या है, ये है, इसको मंझली ब्रैकेट लेते हैं ना 2x का पावर 3 माइनस 3y का पावर क्यूब है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब माइनस 3 3 9 27y क्यूब बटे 2x माइनस 3y ये दिया है। इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको क्या करते हैं तोड़ते हैं, क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है
अलग से लिख दूं क्या? छोड़िए, लिखिए, याद रहेगा आपको, है ना। होता है a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 3y, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी, द्वितीय छः दूनी द्वितीय छः, 6xy प्लस बी स्क्वायर, तीन दिया 9y स्क्वायर, ये होता है बटे 2x माइनस 3y। ये और ये कट गया, बच क्या गया है? यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर बराबर कुछ दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ए की जगह क्या है? यहाँ पे ए से अगर कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 4, यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड में ए बराबर 4। बी एक्स वाई, बी की जगह कितना जाएगा? 6, बी बराबर 6। सी वाई स्क्वायर, सी की जगह कितना है? 9, कंपेयर करने पे, है ना। तो सी बराबर 9। पूछ क्या रहा है? 2a प्लस बी माइनस 4c, तो 2 ए की जगह 4 प्लस बी, बी की जगह 6 माइनस सी, सी की जगह क्या हो जाएगा? 9। 2 चक 8 6 14, 14 में से 9 गया तो 5। ओके, ये हो गया आंसर। गिजविज तो नहीं लग रहा है ना? चलिए, अगर आप लोग को इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, तो मैं क्या करूंगा, कट करके मैं वर्ड में पेस्ट करके ऐसे पढ़ाया करूंगा। चलिए, यदि p प्लस 1 बाई पी बराबर 112 हो तो p माइनस 112 बटे 112 का पावर 15 प्लस p बटे 1 बटे p का पावर 15 पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। p प्लस 1 बटे p बराबर 112, 112 को इधर ले आइए और 1 बटे p को उधर ले जाइए, बराबर माइनस 1 बटे p। ओके, दोनों तरफ पावर 15 लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? p माइनस 112 का पावर 15 बराबर माइनस 1 बटे पी का पावर 15। ये तो सेम रह जाएगा, p माइनस 112 का पावर 15 बराबर माइनस का पावर 15 है तो माइनस ही बाहर निकलेगा, तो माइनस 1 बटे पी का पावर 15 ये निकलेगा। ये एक का पावर भी 15 होगा, वो तो पॉजिटिव हो जा रहा है ना, मतलब 1 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस 1 बाई पी का पावर 15 है उसको इधर ले आइए, तो p माइनस 112 का पावर 15 प्लस 1 बटे पी का पावर 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए यही पूछ रहा है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 0। 16 नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 120 सवारियां चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई और 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। देखिए पहले पर आधा उतरा, फिर दूसरे पर आधा उतरा, मतलब हम लोग ले लेते हैं 4x, ताकि 1/2 1/2 2 दूनी 4 आ रहा है ना। मान ले तो टोटल 4x सवारी था, कितना था? 4x। पहले वाले स्टेशन पर क्या हुआ, आधी सवारी उतर गई, आधा उतर गया, मतलब अब कितना बचा है? 2x बचा है, और 120 चढ़ गया, मतलब 2x प्लस 120 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, इसका फिर से आधा उतर गया, अब कितना बचा है? इतना आधा बचा है, और 360 उतर गई तथा 360, हाँ, आधी सवारियां उतर गई, मतलब इतना सवारी अभी बचा हुआ है, इतना सवारी का वैल्यू दे दिया है, उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। इतना बराबर 360 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 360। 2x को उधर ले, सॉरी ये 2 को उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 120 बराबर 300, हाँ सॉरी 720, 36 दूनी 72, है ना। 2x बराबर कितना हो गया? 120 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 600, x बराबर 300। आरंभ में रेलगाड़ी में कितनी सवारियां थी? 4x थी, 4x मतलब 4x बराबर
4 गुने 300, टोटल 1200 सवारी था। कितना था? 1200। क्लियर? इतना स्पेस होना चाहिए क्वेश्चन में तो आसानी से बन जाता है ना। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है कहाँ, नंबर सिस्टम का, जो कि वीडियो डाला गया है हमारे चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और उसमें क्या है कि जितना बिहार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया है सब उसमें कंपाइल करके डाला गया है। तो वहां पे जाइए, आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे देखिए। अभी सिर्फ नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया और दशमलव सरलीकरण ये सब कंप्लीट हो गया है। और आगे बाकी सब भी कंप्लीट करवाया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे शाम में 5 बजे डेली। ठीक। तो क्या था, हाँ, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ गाय। यदि इनके सिरों की संख्या 48 है तथा इनके पैरों की संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या। अब देखिए क्या करना है, 48 है टोटल सिर, मतलब अगर वहां पे सिर्फ मुर्गी होती तो टोटल पैर कितने होने चाहिए थे? 48 गुने 2, 96। पैर कितना हो गया है? 140। कितना एक्स्ट्रा है? 140 में से 96 घटा दीजिए, कितना बच गया? 44। ये 44 पैर किसके कारण है? गाय के कारण, क्योंकि उसके पास पैर था 4, हमने जोड़ा था 2, 2 से फिर इसको डिवाइड मार दीजिए तो गाय कितना हो गया? ये 44 पैर किसके कारण है? गाय के कारण ज्यादा है। हर गाय का 2 पैर ज्यादा है, इसी कारण से 44 पैर ज्यादा हो गया। मतलब टोटल 22 गाय वहां पे है। टोटल 48 सिर था, मतलब 48 मुर्गी और गाय था, उसमें से 22 क्या हो गया? गाय। तो मुर्गी कितना होगा? 48 में से 22 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 26। ये आपको देखने में लगेगा कि यार इतना टफ है क्या? टफ नहीं है, बहुत इजी वे में है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा। ये बहुत इजी है, आराम से इसको आप बनाइए। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो कैसे? दूसरा वे में बताता हूँ। मान लीजिए एक्स गाय है और वाई मुर्गी है। ये क्या है? गाय, ये मुर्गी, मुकरी, मुर्गी है। दोनों का संख्या कितना दे दिया? 48। गाय का कितना पैर? 4 पैर। मुर्गी का 2 पैर। टोटल कितना पैर? 140 पैर। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें मुर्गी की चाहिए ना, मतलब y की वैल्यू चाहिए तो x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें गुने 4 करके भेज दीजिए नीचे। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर 4 चक 16 3 19 192। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। इतना यहाँ कितना बच गया? -2y बराबर -52। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस कट गया, y बराबर हो गया 26। आ गया। आपको जो इजी लगे उस तरीके से बनाइए, ऐसे मैं इसे ही प्रेफर करता हूँ बनाने के लिए। चलिए 18 नंबर। एक कार्यालय में कुल स्टाफ का 3/4 भाग ना ही टाइपिंग जानता ना ही शॉर्ट हैंड जानता है। ठीक है, यद्यपि 1/5 भाग टाइपिंग जानता है तथा 1/3 भाग शॉर्ट हैंड जानता है, तो कुल स्टाफ का कितना भाग दोनों जानता है? ठीक है, चलिए 3/4 कुछ नहीं जान रहा है, मतलब जो है 1/4, अगर टोटल मान लेते हैं कि एक स्टाफ है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं ना। हम एक से बनाऊं क्या? हाँ, एक से बनाते हैं ना। तो 3/4 कुछ भी नहीं जान रहा है, मतलब 1/4 दोनों जान रहा है। दोनों जान रहा है मतलब दोनों में से कुछ भी जाने या फिर दोनों कॉमन जाने, लेकिन 1/4 तो जान रहा है। क्लियर? अब देखिए टाइपिंग कितना बोल रहा है? 1/5 भाग टाइपिंग जान रहा है और 1/3 भाग शॉर्ट हैंड जान रहा है। ये वाला क्या है? ये सब जान रहा है, मतलब या तो टाइपिंग भी, या तो शॉर्ट हैंड भी, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, दोनों कॉमन ही है ना। उसमें से ये दोनों का निकाल दिया, अगर इन दोनों में से इसको माइनस कर दे तो ये पता चल जाएगा कौन दोनों जानता है। देखिए बचती है 15 चक 60, 12 पचे 60, 20 दिया 60 माइनस 4 15, कितना जाएगा? 17/60 आंसर। फिर से एक बार, हम मान लिए टोटल कितना है? एक है, तो उसमें से एक का 3/4 भाग
दोनों में से कुछ नहीं जानना है, मतलब कि 1/4 भाग जो है दोनों में से कुछ तो जान रहा है या फिर दोनों कॉमन जान रहा है, ऐसे है ना। 1/5 भाग शॉर्ट हैंड जान रहा है, 1/3 भाग टाइपिंग जान रहा है। तो उसमें से वो तो 2 बार कॉमन हो रहा है ना, जो दोनों जान रहा है, उसमें से अगर 1/4 घटा दें तो ये क्या निकलेगा, एक बार जो कॉमन है, राइट। 1/4 भाग क्या है, दोनों जान रहा है या फिर दोनों में से एक जान रहा है, जो भी है ना। 1/5 भाग हम लोग निकाल दिए टाइपिंग है, 1/3 भाग शॉर्ट हैंड है। ये 1/4 पर घटाने से क्या हो रहा है कि हमें वो निकल जा रहा है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये तो पूरा है ना, उनमें से ये दोनों का अलग अलग करके निकाल देने से ये कॉमन वाला निकल रहा है 17/7। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए, उस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। 19 नंबर देखिए, 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर योगफल 1/14 प्राप्त होता है। 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर, ओके, हाँ 4/7 का कौन सा भाग बोल रहा है ना, तो 4/7 तो एक बार जोड़ेंगे ही, प्लस 4/7 का x भाग जोड़ने पे संख्या कितना आ रहा है, 14 के 14 15/14। ये चीज को समझिए, 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर, तो 4/7 प्लस 4/7 का x भाग है ना, बराबर 15/14। 7 तो दोनों में कॉमन है, नीचे आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर क्या होगा 4 + 4x बराबर 15/14। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए लाके, तो कितना हो जाएगा 8 + 8x बराबर 15। 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8 उधर ले घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7/8, तो संख्या आंसर क्या हो जाएगा 7/8 भाग। ओके, चलिए 20 नंबर देखिए, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने तथा हर में 3 जोड़ने पर 7/9 प्राप्त होता है। यदि दी गई भिन्न के अंश और हर प्रत्येक को एक कम कर दिया है तो 4/5 प्राप्त होता है। मूल्य भिन्न क्या है, मान लीजिए x और y है, तो x में अंश में 2 जोड़ दिया, हर में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो गया 7/9। फिर क्या बोला, यदि भिन्न के अंश और हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, x - 1 बटे y - 1 बराबर 4/5। एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं दिया, आप देखिए, अगर यहाँ 5 4 और 5 दिया है ना, अगर इसको 5 मानते हैं तो 5 में से एक गया तो 4, इसको 6 मानते हैं तो 6 में से एक गया तो 5। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, 5 6 और 3 9, तो x और y का वैल्यू तो 5 और 6 आ जा रहा है, मतलब 5/6। लेकिन कभी कभी ये मैच नहीं करता है, जनरली मैच नहीं करता है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 9x + 18 बराबर 7y + 21। इसमें क्या हो जाएगा 5x - 5 बराबर 4y - 4। दोनों को अब सॉल्व करना होगा। हम x का वैल्यू काट देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कर देंगे, बहुत लंबा जा रहा है यार, छोड़िए, तो इसको इसमें बनाते हैं। अरे ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वैल्यू जो मैंने दिखाया ना कि ये मैच कर जा रहा है, वो हमेशा मैच नहीं करता है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, हाँ इसको, ओके, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या बोल रहा है, क्या ला दिए थे हम लोग इक्वेशन 20 नंबर से, x + 2 बटे y + 3 बराबर 7/9। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था, x - 1, दोनों में एक एक माइनस करने पे 4/5। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा, 9x + 18 बराबर 7y + 21। इसमें आ जाएगा 5x - 5 बराबर 4y - 4। अब देखिए x का अगर वैल्यू काटना है तो यहाँ क्या करेंगे, गुने 5 से कर देंगे, यहाँ पे गुने 9 से कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, 9 × 5 = 45x + 18 × 5 = 90
बराबर 7×5 = 35y प्लस 105। सेकंड में लाइन में क्या आएगा, 9×5 = 45x माइनस 45 बराबर 9×36y माइनस 9×36। ये माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये दोनों कट गया आपस में। इधर कितना आ गया, 135 बराबर 36, 35y माइनस 36y कितना हो जाएगा, -y प्लस 141। 141 इधर ले आई, नहीं सॉरी, y इधर ले आई, 135 उधर ले जाइए, तो y बराबर कितना आ गया, 6। 6 आ गया y बराबर। अब इसमें से किसी में बैठा दीजिए, मान लीजिए हम इसमें बैठा देते हैं, किस में बैठाएंगे, इसमें। तो 5x माइनस 5 बराबर 6, 4 इंटू वाई है तो 4 गुने 6 माइनस 4, 5x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 5 उधर लेके चले जाएंगे, 24 माइनस 4 प्लस 5, 5x बराबर 25, x बराबर कितना हो गया, 5, x बराबर 5, y बराबर 6, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x बटे y बराबर 5/6 आंसर। ओके, तो ये हो गया आंसर। आपको पीडीएफ के नीचे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मीन्स पेज ऐड रहेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है मैंने ना, क्वेश्चन नंबर 20। क्या हो रहा है, चलिए 21 नंबर देखिए, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है, तथा तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तीसरी संख्या क्या है। फिर से हम लोग को खोलना पड़ेगा, यही पीडीएफ है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 3 संख्या में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, मतलब मान लेते अगर 3 संख्या है, कौन सा, x, y और z, तो पूछ रहा है कि पहली 2 संख्या मतलब x प्लस वाई बराबर 45, दूसरी तथा तीसरी का योग मतलब y प्लस z बराबर 55, और क्या दिया है, तथा तीसरी संख्या और पहली संख्या के तिगुने का योग, तीसरी संख्या प्लस पहली संख्या के तिगुने 3x बराबर 90, ये दे दिया है। पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या क्या है। ओके, अगर सबको ऐड कर दे तो कितना आएगा, अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐड नहीं करना है, तीसरी संख्या पूछ रहा है ना, 2x प्लस वाई, पहले इन दोनों को 2 से गुना कर दें, इसको 2 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 3x अगर कर देते हैं प्लस 3y माइनस 2z, आपको x का वैल्यू चाहिए प्लस 2y आ रहा है ना, अच्छा ऐड करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना आ गया, सबको ऐड कर देंगे तो 9 5 14 4 18 1 19, 190, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, 95, यहाँ पे 95 आ गया। अब देखिए y प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या बैठा देंगे, 55, तो 2x प्लस 55 बराबर 95, 2x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर 20, ये हो गया आपका आंसर। वही पूछ रहा था ना, सॉरी x का वैल्यू ले आए हम लोग, पूछ किसका रहा है, जेड का पूछ रहा था। ओके, एक्स का वैल्यू ले आए, फिर वहां से क्या वाई का निकालेंगे, ठीक है निकाल देते हैं, एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 45 है, एक्स की जगह 20 बैठा दिए प्लस वाई बराबर
45। तो y कितना आ जाएगा 25, y 25 आ गया, 25 को इसमें पुट कर दीजिए तो 25 प्लस z बराबर 55, z कितना आ जाएगा 30। ये हो गया आपका आंसर। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा z बराबर 30। मैं x को उतना देर से समझ रहा था z, इसीलिए ज्यादा लंबा लेक्चर चला गया, वरना डार्ट बन जाएगा, है ना। चलिए 22 नंबर देखिए। 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। यहाँ पे तो यहीं पे बन जाएगा, है ना। 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। मान लीजिए प्रीति का आयु p था, तो p माइनस 1 साल पहले बराबर सोनल की आयु से 4 गुना बोल रही है ना। सोनल की आयु अगर 1 साल पहले देखेंगे तो s-1 होगा, क्योंकि उसका करंट में भी कितना है s। जो नाम दे रहा है उसी का एज मान लीजिए p-1 बराबर s-1 का 4 गुना। 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु, 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु क्या होगा p+6 होगा, अभी से वर्तमान से। सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। सोनल की आयु क्या होगा 6 वर्ष बाद s+6 होगा, उससे 9 वर्ष अधिक होगा प्रीति की आयु। +9 कर दिए, कितना हो जाएगा p माइनस s बराबर ये 6 तो कट गया, बराबर 9 आ गया। यहाँ पे देखिए इसको अगर तोड़े तो p-1 बराबर 4s-4, तो p-4s बराबर कितना हो जाएगा, नहीं उल्टा लेके चले जाते हैं ना, उस तरफ ले जाते हैं। 4s माइनस p बराबर 3 होगा, ये p को उधर ले गए और ये 4 को इधर ले आए, 4s माइनस p बराबर 3। यहाँ पे पुट कर दीजिए 4s माइनस p बराबर 3, ये p कट गया, बच गया कितना 3s बराबर 12, s बराबर 4, s 4 है, p कितना होगा कहाँ है, कहाँ से लाए, हाँ p माइनस s बराबर 9 दे रहा है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो p-4 पुट करते हैं ना, p-4 बराबर 9, p बराबर 13। कुछ कह रहा है प्रीति और सोनल के वर्तमान आयु, तो प्रीति और सोनल के वर्तमान आयु का अनुपात बराबर 13:4। क्लियर। चलिए आप लोग किसी भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को पढ़ने में या समझने में, तो मैं उस चीज पे थोड़ा काम करूंगा, उस चीज को क्लियर करूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब ई के आ जाने से पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की वर्तमान आयु कितनी है। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी, है ना। अभी क्या होगा, अभी वर्तमान में होगा 50 वर्ष, क्योंकि सबका 5-5 वर्ष बढ़ रहा है तो औसत में 5 वर्ष बढ़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का अभी उम्र क्या है 50 गुने 4 होगा, क्योंकि ये औसत उम्र था ना। औसत उम्र में क्या है कि अगर 4 का औसत उम्र 10 वर्ष पहले जो दिया अभी का पूछेगा तो सब में 10 जोड़ रहा है, इसीलिए औसत में सीधा 10 जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा 50 चक 200। इन लोगों का भी वर्तमान आयु है। ई के आ जाने से पांचों की वर्तमान औसत आयु कितना है 49 वर्ष। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है 49 गुने 5, मतलब 245। उसमें से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वर्तमान आयु दे दिया है ना 200, तो 200 प्लस ई बराबर 245, तो ई कितना हो जाएगा 45 वर्ष। चलिए ये तो हो गया सिंपल सा। एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊं क्या, बताता हूँ। देखिए ए बी सी तथा डी बोल रहा है 45 वर्ष, मतलब अभी क्या करंट में उसका 50 वर्ष है सबका। ई के आ जाने से क्या होता है पांचों के वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, मतलब उन लोगों का 50-50 साल था। ये आया तो ये अगर 50 खाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये कितने का आया, ये जितने का भी आया, ये क्या किया सबका 1-1 वर्ष ले लिया इन लोगों से, भाई 1-1 वर्ष दे देना, घट रहा है भाई दे देना, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो खुद 49 का आया, क्योंकि 49 जा ही रहा है एवरेज, प्लस उन लोग से 1-1 लिया भी था। अगर 49 का आता तो 49 नहीं होता, ये तो 49 आके कर दिया। अगर 49 का ये आया प्लस इन लोगों से 4 ले लिया, तब तो ऐसे हो रहा है ना, इन लोग से 1-1 ले लिया, इन लोग का भी 1-1 घट गया, खुद का तो 1 घटा ही रहा है वो 50 में से 1, है ना। तो टोटल
49 में से 4 घट गया, कितना आ गया 45 वर्ष। ये 4 वर्ष कहां से घटा, इन लोग से जो लिया था, ये भाई दे 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 दे, है ना। चलिए 25 नंबर देखिए, सॉरी 24 नंबर देखिए। 7 दोस्तों में प्रत्येक ने 16 रुपये खर्च किए, कितना खर्च किया 16 रुपया। और 8वें दोस्त ने सभी 8 दोस्तों के औसत से 35 रुपये अधिक खर्च किए, कितना अधिक खर्च किए, सभी 8 के औसत से 35 रुपया अधिक खर्च किया है। मान लेते हैं कि सब खर्च किया, 7 दोस्त का कितना कितना खर्च किया 16 रुपया, तो 16 गुने 7 खर्च किया। 8वां दोस्त कितना खर्च किया, अगर सबका एवरेज x मानते हैं तो x प्लस 35 रुपये खर्च किया है ना। अगर सबका एवरेज निकाला जाए, ये लोग 16-16 किया 7 लोग, प्लस ये एवरेज तो दिया ही, जो एवरेज आ रहा होगा बाद में। एवरेज अगर मानते हैं कि औसत अगर x है, औसत से है ना, तो ये x अगर मानते हैं तो वो 100 रुपया खर्चा किया प्लस 35 रुपया अधिक दिया इन लोगों का, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ति करने के लिए। लोग जो कम दिया ना कि लोग अरे अब पैसा नहीं है यार तुम दे दो ना, तो ये एक्स्ट्रा इसको देना पड़ा एवरेज से, है ना। इन सभी का एवरेज निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, वो तो पहले ही बोल दिया मैंने ना x। क्लियर, कितना हो जाएगा 16 सत्ते बड़ी होता से 172 112 प्लस x प्लस 35 बराबर 8x। 112 प्लस 35 कितना हो जाएगा 147 बराबर 7x। x उधर ले जा घटा दिए, x बराबर कितना हो गया 21। तो क्या पूछ रहा है, उनका कुल खर्च कितना होगा सॉरी, तो 21 रुपया एवरेज खर्च है। लोग कितने थे 8, तो 21 गुने 8 168 रुपया। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 168 निकल गया बाई कैलकुलेशन। डायरेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हो रहा है। 7 दोस्तों ने प्रत्येक 16 रुपये खर्च किए, आप लोग 8 दोस्त गए हैं, उसमें से क्या हुआ 7 ने 16-16 रुपये खर्च कर दिया। अब बिल ज्यादा का है, कितना का नहीं पता, बिल बस ज्यादा का है। वो लोग बोल रहा है भाई बाकी पैसा तुम दे दो, तो सबका जो एवरेज पड़ना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा आपको पड़ रहा होगा। तो एवरेज जो पड़ा प्लस ये क्या 35 रुपये आप अधिक दिए हैं एवरेज से, सबके मिलाने से नहीं, सबके ये जो 7 16 रुपया दे रहा है उससे नहीं, सबका जो एवरेज आएगा बाद में आपके 35 रुपया देने के बाद, मतलब टोटल बिल जो होगा उसको अगर 8 भाग में बांटेंगे तो वो जो आप दे रहे हैं वो अमाउंट आपने दिया, ठीक है, प्लस 35 रुपया अधिक दिया। ये 35 रुपया किसके लिए दिया, ये जो 7 लोग नहीं दिया था उसके चक्कर में दिए ना। अगर ये 7 लोग अपना अपना दे देता तब आपको देना नहीं पड़ता, तो ये 5-5 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया सबके नाम के कारण, है ना। तो ये जो सब 16-16 खर्च किया सबको कितना कितना देना चाहिए था 21-21, तो अगर 21-21 देता तो आपको एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर, आपने बिल को 8 से डिवाइड किया, वो आपको अमाउंट देना था। ये लोग बोल रहा है कि नहीं भाई हम लोग के पास पैसा कम पड़ रहा है, तुम और दे दो। कितना देना पड़ा आपको 35 रुपया अधिक देना पड़ा एवरेज से, किसके कारण 7 लोगों के कारण, तो आपने 5-5 रुपया सबके हिसाब से अधिक दिया। तो 16 रुपया तो सबको पड़ ही रहा था, मतलब दिया ही, देना था कितना 21-21 रुपया, तो 21 गुने 8, एकदम एक लाइन में आंसर। इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकली ये सोचना है, ऐसा होता भी है भाई। चल, एक परीक्षा में कुल छात्रों में से 87% छात्र पास हुए और 3250 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल छात्रों की संख्या क्या है। कुल छात्रों में से कितना 87% पास हुआ, फेल कितना हुआ होगा, टोटल 100% स्टूडेंट होता है। तो अगर माने कि एक स्टूडेंट था तो उसका 87% पास हुआ तो 13% फेल हुआ होगा। 13/100, जिसकी संख्या कितनी थी 3250, काट देते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 13×5 65, जीरो। x बराबर कितना हो गया 25,000। इतना स्टूडेंट था टोटल। ओके 26 देखिए, आयुष एक निश्चित राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष राशि 26,600 बैंक में जमा करता है। भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर वह कितनी राशि खर्च करता है। ओके 25% किस पे कर रहा है, बीमा पॉलिसी पे, 26% भोजन पर, शेष राशि, हाँ मान लीजिए टोटल राशि कितना है 100x माने 100x। x मानने का रीजन क्या है, 100 भी माना जा सकता है, x मानने का रीजन कि आपको काटने छाटने में क्लियर रहेगा दिमाग में, है ना। इसका 25%,
100 का 25% कितना होता है 25, तो 100x का कितना होगा 25x, तो 25x भोजन पे, पॉलिसी पे कितना 26x, 26% मतलब 26x, इसीलिए मैंने 100x माना था कि 26% मतलब 26। 10% बच्चों की शिक्षा पर मतलब 10x प्लस 19% मनोरंजन पर 19x, कितना खर्च कर दिया 25 25 50 एक इक्यावन इक्यावन 19 70 70 20 90 3 93 93 एक्स खर्च कर दिया वो। अब कितना बचा उसके पास 100x था, 93x खर्च कर दिया मतलब 7x बचा हुआ है। उस 7x का वैल्यू कितना है शेष राशि 26,600, ये बचा हुआ है 7 से काट दीजिए, 7 21 5 7 56 00, x का वैल्यू कितना आ गया 3800। क्या बोल रहा है भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर वह कितनी राशि है, भोजन और मनोरंजन, भोजन पर कितना था 26% और मनोरंजन पे 19, 26 और 19 पूछ रहा है, तो 26x प्लस 19x बराबर 45x बराबर 45 गुने 3800। ठीक है, इससे 5 कॉमन अगर ले लें तो कितना बच जाएगा 9 गुने 19 दूनी 38 गुने 1000, है ना। इससे 5 कॉमन लिए, इससे 2 कॉमन लिए, 5 दूनी 10 निकल गया, यहाँ पे देखिए 0 बैठा दिए, 19 नमा 71 से 171 पे 3 0। आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है, समझ गए। चलिए लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिला, कितना मिला 30%, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% मिला, पार्टी सी ने शेष वोटों को प्राप्त किया और उन्होंने पार्टी ए से 9000 अधिक वोट प्राप्त किए। फिर से क्या करेंगे सेम, 100x टोटल वोट था, ए को कितना मिला 30x, 30% मतलब 30x, बी को कितना मिला 25x, सी को कितना मिला होगा बाकी जो बचा हुआ वोट होगा मतलब 45x, 30 और 25 मिल गया 55 ए और बी को, बाकी बच गया 45 जो मिल गया सी को। पार्टी सी ने शेष वोटों को प्राप्त किया, लिखा हुआ भी, उन्होंने पार्टी ए से 9000 अधिक वोट प्राप्त किए, मतलब सी माइनस ए बराबर 9000 दिया है। सी का कितना था 45x वोट था, ए का कितना था 30x बराबर 9000, 109, तो x बराबर कितना हो जाएगा सॉरी 15x बराबर 9000, 15 से काट दीजिए, 15 छक 90 600। पार्टी बी को कितने वोट मिले, बी बराबर 25x बराबर 25 गुने 600, 25 छक 150 पर 2 शून्य, टोटल कितना मिला 1500 वोट, सॉरी 15000 वोट। 27 हो गया। 28 देखिए, ए बी कंपनी का उत्पादन पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 22% बढ़ा, तीसरे साल 5% बढ़ा, कुल 3 वर्षों में मूल उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले कितना पढ़ा 10%, दूसरे बार 22%, दोनों का सम्मिलित निकाल देंगे। अरे 10 प्लस 22 प्लस 10 गुने 22/100, यही होता है पहले वर्ष मतलब दूसरे वर्ष तक। ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 22 10 32 और ये यहाँ तो पॉइंट चला गया ना, 32 2 34.2, यहाँ तक आ गया। तीसरे वर्ष में क्या होगा 5% बढ़ा तो क्या करेंगे 34.2 प्लस 5 प्लस 34.2 गुने 5/100, ये यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, हाँ यहाँ से पॉइंट हटा दिए, ये वाला, अरे यार ये जो पॉइंट है, अरे ऐसे काहे चल रहा है, हाँ पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे में गुने 10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, कितना बार में 171 बार में, यहाँ बटे 100 है ना तो कितना हो जाएगा 1.71, कितना हो जाएगा 34.2 और 5 37.2 प्लस 1.71 कितना हो जाएगा 38.91 आया है क्या, हाँ आंसर कहाँ आया, 10 प्लस 12 12 10 सॉरी 22 10 32 और 2 34, 34.2 तो ठीक है, 34.2 प्लस 5 प्लस 34.2 गुने 5/100,
5 दूनी 10 यहाँ काट दिए, 17 दूनी 34, 171, 0 1.71, 37, 1 38, 38.91। ये तो सही आ रहा है यार, दिक्कत कहाँ हो गया? ये दिक्कत कहाँ हो रहा है? यही फायदा होता है लाइव पढ़ाने में, लाइव में दिक्कत नहीं होता ना, आप लोग देख लेते तो बता देते कहाँ दिक्कत हो रहा है। 38.91, 10, 22, 32 प्लस 10 गुने 22/100, ठीक है, 0 0, तो 32 और 2 34.2 यहाँ तक, ठीक है, 34.2 प्लस 5, ओहो 34 और 5 39.2 है यहाँ पे, यहाँ दिक्कत है ना। 39 1 40.91, यहाँ कितना हो जाएगा? मिटा देते हैं, यही दिक्कत हो जाता है ना। 40.91 आंसर, 40.9, क्लियर। चलिए 29 नंबर देखते हैं। एक वस्तु दो हाथों से गुजरने के बाद मूल खरीद मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहले व्यापारी ने 30% का लाभ कमाया तो दूसरे व्यापारी को द्वारा कमाया गया लाभ कितना प्रतिशत होगा? मान लेते हैं वस्तु कितने का था, एक्स का था, पहले व्यापारी ने कितना कमाया, 30%, मतलब 13/100 हो गया इसका मूल्य। दूसरे व्यापारी ने कितना कमाया होगा, इस पे कमाया होगा, मान लीजिए 100 तो होता है 100 प्लस वाई, अगर वाई कमाया होगा तो 100 प्लस वाई बटे 100, वाई कमाया होगा तो कितना होगा 100 प्लस वाई बटे 100 बराबर टोटल कितना बोला था, एक्स का 40% लाभ पर है ना, मतलब 14/10, मूल्य ये पहुंच रहा होगा, ये 10 से ये 10 काट दीजिए, ये एक्स से ये एक्स काट दीजिए, ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1300 प्लस 13y बराबर 1400। यहाँ तक समझ में आ रहा? 13y बराबर क्या हो जाएगा 100, y बराबर 100/13%, मतलब 93.91, 7.9/13%, क्लियर। 30 नंबर देखिए, एक दुकानदार ने वस्तु ए और बी को कुल 2540 रुपया में खरीदा, उसने ए को 15% लाभ पर और बी को 25% नुकसान पर बेचा। ए की बिक्री मूल्य बी से 109 रुपये अधिक थी, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, 109 रुपये अधिक बोल रहा है ना, दशमलव स्थान तक क्या होगा? यहाँ पे तो एकदम स्पेस नहीं दिया है, तो क्या करेंगे अपना, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हाँ आंसर पूछ रहा है, आंसर हम लोग का भी देखने से मतलब है नहीं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 30 नंबर, ए और बी को 2540 रुपया में खरीदा, ए प्लस बी बराबर कितना है 2540, यहाँ तक ठीक है। ए को 15% लाभ पर, ए को 115/100 पे बेचा और बी को इतना पे नुकसान पे बेचा, बी को कितना पे, बी को बेचा 25% का नुकसान पे, मतलब बी को 3/4 पे बेचा। ए की बिक्री मूल्य बी से 109 रुपये अधिक थी, यहाँ पे क्यों लिखा था मैं, सॉरी, यहाँ पे है ना रबड़ इसका, हाँ, माइनस क्या करेंगे, बी का बिक्री मूल्य है ना, बी को 3/4 पे बेचा, दोनों का अंतर कितना बोल दिया, ए की बिक्री मूल्य बी से 109 रुपये अधिक थी, बराबर 109। ओके चलिए, ये 75/100 ही रहने देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा है ना, 100 से 100 कट जाएगा आसानी से। हाँ बी को 25% नुकसान में बेचा, मतलब 75/100 पे बेचा, 100 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 115 ए माइनस 75 बी बराबर 109, मतलब 5 अगर कॉमन लेते हैं तो 23 ए माइनस 15 बचे 75 बी बराबर 109 गुने 100/5 कॉमन लिए थे, 5 यहाँ आ गया, 5 20 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 109 दूनी 218 पे 0, 2180।
23 है माइनस 15 बी। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, क्या करेंगे यहाँ पे ले जाकर बैठा देंगे 15 गुना करके, क्योंकि यहाँ पे 15 दे रहा है ना, यहाँ पे 15 गुना करके वहां ले जाकर बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 15 ए प्लस 15 बी बराबर क्या हो जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया यार। 15 गुने 2540, 15 चक जीरो तो आ जाएगा पहले, 15 चक 60 की जीरो, हाथ में बचा 6, 15 पचे 75, 6 81 का 1, हाथ में बचा 8, 15 30 8 38, इतना आ गया। चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये बीच में लाइन क्यों दे दिया मैंने, हाँ अरे चलिए ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। अब नीचे चलते जाते हैं। ये बी बी कट गया, 15 है ये, कितना हो गया 23 15, 38 ए बराबर 2180 और 38,100 कितना हो जाएगा 40,280, सीधा सीधी गुना, काट के देखें क्या एक बार में, 38 38 इकाई 38 दो 22 जीरो, 3 सत्ते 21, 3 छक 18 और 4 22, हाँ 6 बार में कट गया। तो ए बराबर कितना आया 1060। तो बी बराबर कितना होगा, कितना में था बी और ए का वैल्यू 2540, तो बी बराबर 2540 माइनस 1060 कितना हो जा रहा है 15 मतलब 1480 रुपया। बी 1480, ए 1060। क्या पूछ रहा है, पूरे दिन में उसका लाभ या हानि। ओके अभी बचा हुआ है ना, ए का वैल्यू इतना आ गया, बी का वैल्यू इतना आ गया 1480। अब हमें निकालना ए को कितना परसेंट लाभ पे बेचा था, 15% लाभ पर। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 23 ए बटे 20 निकालना है ना, ए का 23 बटे 20 कितना हो जाएगा 23 बटे 20 गुने 1060, जीरो से जीरो, दो से कितना बार में कट गया 53 बार में। 23 गुने 53 क्या हो जाएगा, 23 दिया 69 का 9, हाथ में बचा 6, 23 बचे 15 से 115, 6 121, 1219 रुपया में इसको बेचा। बी को कितना में बेचा, बी को बेचा 1480 का 75% मतलब 3/4, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 2 4 7 28, जीरो 37 तिया 111, मतलब 1110 में इसको बेचा, 1219 में इसको। तो 1219 प्लस 1110 बराबर 12 10 22 23 12 11 2329, 2329 में बेचा टोटल, खरीदा था कितना में 2540, कहाँ लिखा था मैंने 2540, यहाँ पे देखें 2540 है ना। तो 2540 का सामान था, यहाँ से फिर अरे यार यहाँ से यहाँ पे चले गए, 2540 का सामान था, 2329 में बेचा, तो अंतर कितना का हो गया 2540 माइनस 2329 बटे 2540 गुने 100, ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 211 की हानि 2540 में गुने 100। पता नहीं आज बन भी पाएगा कि नहीं ये, 10 मोहल्लों में बोल रहा है ना। बस इसका वैल्यू निकालना है ना हमें, जीरो से जीरो काट देते हैं, 254 127, ये कितना हो जाएगा 5, 211 बचे 1055 बटे 127, इसी का वैल्यू निकालना है। तो 155 बटे 27 बराबर क्या हो जाएगा 1055 बटे 27 127 है ना, यहाँ पे वैल्यू मैच करवाएंगे, बरोट 96, सतीटी 56, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट हानि है ना, 8 पॉइंट समथिंग हानि, तो एक ही तो आंसर है यहाँ पे। ओके बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार, पता नहीं एक स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था वीडियो का पढ़ाना, तब किसी ने बोला था कि इतना इजी क्वेश्चन रहेगा तब तो सब पास हो जाएंगे। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गया, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बनाइए आराम से।
31 नंबर देखिए, एक व्यापारी द्वारा 350 रुपया में 100 सेब खरीदे गए और 48 रुपया में 1 दर्जन बेचे गए, लाभ या नुकसान प्रतिशत। 350 में 100 सेब, मतलब क्रय मूल्य अगर एक सेब का देखा जाए तो कितना है, 350 में 100 सेब, तो एक सेब का 3.5 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपया में 12 सेब, तो एक सेब का 4 रुपया। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना का, 50 पैसा का, 0.5 किसमें, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना, 3.5, 3.5 गुने 100, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, 5 सतह 35, मतलब 100/7 कितना हो जाएगा, 14 सतह 98 और 2 100/7%। क्लियर। चलिए, एक खिलौने की अंकित कीमत 150 रुपया है, जिस पर 2 क्रमिक छूटें दी जाती है और इसे 105 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% हो तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत होगी। 150 का सामान है, पहली छूट कितनी, 12.5%, मतलब 1/8 की छूट, मतलब 7/8 इसका क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। सेकेंड छूट कितनी की है, x की मान लेते हैं, तो 100 - x/100। ओके, अगर x रुपये की x% की छूट है तो 100 - x/100 बराबर फाइनल विक्रय मूल्य 105 रुपया। ओके, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 15 सतह 75 से कट गया पूरी तरह से, तो 100 - x बराबर 80 रुपया। x उधर लेके चले जाते हैं, 80 इधर ले आते हैं, तो x बराबर 20%। क्लियर। चलिए, 33 नंबर देखिए, 3,000 रुपये की राशि जब साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश की जाती है तो यह 6,000 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर और जिस संख्या में वर्षों के लिए राशि निवेश की गई वह समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। मतलब 3,000 निवेश किया गया, वो क्या हो जा रहा है, 6,000 हो जा रहा है। आपका पीरियड भी सेम दिया है कि जितने वर्ष के लिए, और ब्याज दर भी सेम दिया है। तो अगर इस तरह सॉल्व करेंगे, पी गुने आर गुने टी बटे 100 बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 बराबर ब्याज। मूलधन कितना है, 3,000, दर कितना है, मान लेते हैं x% है, टाइम कितना है, दोनों सेम है तो वो भी x है, बटे 100 बराबर ब्याज। ब्याज कितना होगा, 6,000 रुपया था, लेकिन ये 6,000 हो गया 3,000 से, मतलब 3,000 रुपया ब्याज हो गया। ये 3,000 से ये 3,000 काट दीजिए, x² बराबर 100, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो वार्षिक ब्याज दर x बराबर 10, तो ब्याज दर कितना होगा, 10%। 34 नंबर देखिए, एक राशि 35 रुपया को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया गया है। एक भाग को 7% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 5% दर पर। यदि कुल वार्षिक ब्याज 210 रुपया है तो 7% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। पहले बेसिक तरीका से देख लीजिए। ओके, स्पेस का हम इसी में बताएंगे। 34 नंबर क्या बोल रहा है, 3500 रुपया है, तो मान लेते हैं कि पहला राशि क्या है, 35, पहला राशि x मान लेते हैं, दूसरा क्या होगा 3500 माइनस x। तो पहले राशि पर 7% दर पर है ना, यदि कुल वार्षिक ब्याज बोल रहा है तो पहले को 7% के ब्याज दर पर 1 साल के लिए ब्याज जो मिलेगा x गुने 7 गुने 1/100 प्लस दूसरे राशि पे 3500 माइनस x पे कितना परसेंट दर पे, 5% दर पे 1 साल के लिए बटे 100 बराबर टोटल इसको ब्याज कितना मिल रहा है, 210 रुपया। क्लियर। ये 100 क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 7x प्लस ये 3500 गुने 5 कितना हो जाएगा, 35 बचे 175 पर 2 शून्य माइनस 5x बराबर 210, ज्यादा बराबर लिख दिए क्या, तो 2x प्लस 17,500 बराबर 210 गुने 100, 100 किधर ले जाएंगे तो 21,000। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ गया, यहाँ से अगर इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं तो 2x बराबर आ गया 17,000, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे 17,500, तो आ जाएगा 3,500।
तो x बराबर 1750। पहली राशि कितनी जाएगी 1750, और दूसरी भी दूसरा क्या था 3500 माइनस x, मतलब वो भी हो गया कितना 1750 रुपया। क्लियर। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, इसमें ऐसे ही बताएंगे। अरे यहीं पे बता दें क्या दूसरा वाला भी, चलिए बताता हूँ। इसको शॉर्ट किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया था 1750 रुपया आ गया। दूसरा वाला कैसे बनेगा, यहाँ नहीं बनाते, यही बना देंगे। छोटा होना भाई। हाँ, पहले को कितना पे दे रहा है 7% पे, दूसरे को कितना दे रहा है 5% पे। ये देखिए 210 रुपया जो है वो दोनों का कॉमन आया है 3500 का, है ना। वो कितना परसेंट है 3500 का, तो 210 जो है वो है 3500 का। तो 10/35 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 35 से काट दीजिए, कितना में कट रहा है 6 बार में। अब देखिए 7% पर एक को दिया, दूसरा वाला दिया 5% पे, और 210 पे उसको ब्याज प्राप्त हुआ जो कि कितना है 6% है टोटल का। ठीक है, यहाँ माइनस कीजिए कितना आएगा 1, 7 में से 6 गया तो कितना आया 1, मतलब 1:1 में दोनों राशि को दिया गया था। 3500 है तो 1750 और 1750। आप इस विधि से भी शॉर्ट में बना सकते हैं, लॉन्ग में भी बनाना है तो सोल्यूशन तो दे ही दिया गया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्षों में 40% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया बनने के लिए वह राशि कितनी होगी। यदि ब्याज क्या होता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर पर। देखिए ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 20% वार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक यहाँ पूछ रहे हैं तो अर्धवार्षिक कितना होगा, अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा 20%। मतलब अगर कोई राशि 5 है तो वो कितना हो जाएगी 6। दूसरे साल में क्या होगा, ये मतलब राशि का, ये अगर पावर 4 लेते हैं तो ये भी पावर 4 हो जाएगा, ब्याज भी, है ना। हर साल वो बढ़ते जा रहा है, 5 का स्क्वायर होता जाएगा, फिर उसका गुने 5 होगा, फिर गुने 5 होगा, ये 6 का स्क्वायर 6 का पावर 4 हो जाएगा। मतलब ये 5 का पावर 4 क्या हो जाता है 5 5 25 25 125 25 625, और ब्याज क्या हो जाएगा 6 छक 36 छक 216 छक 1296, मतलब 625 रुपया अगर राशि होगा तो वो कितना हो जाएगा 1296 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना होगा, एक सेकेंड, तो इसी का तो वैल्यू दे दिया 1296 का, क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया बनने के लिए वो राशि कितनी होगी, तो 1296 का वैल्यू दे दिया है। 1296 का वैल्यू आपको दे दिया है 51,840, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 51,840 रुपया। पूछ किसका रहा है राशि का, 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी, और 96 है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 51, यहाँ से काट ही देते हैं, 1200 से एक बार में हमको लगता है कट ही जाएगा, 12 चक 48, 9 चक 36, हाँ 4 बार में कट जा रहा है, 4 गुने 0 40, तो ये आ जा रहा है 40, 1 बराबर 40, तो 625 बराबर 625 गुने 40, 6 चक 24 से 25,000 रुपया। और अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो कैसे बनाना है, ले लीजिए इसमें बताता हूँ। अरे यार, पैंतीस नंबर है ना, कैसे बनेगा, मान लीजिए वो राशि कितना है x है, तो x पे हर अर्धवार्षिक में कितना होगा 20% ब्याज होगा, तो 6/5 गुने 6/5 गुने 6/5 गुने 6/5 मतलब 120/100, मतलब 6/5 बराबर 51,840। x बराबर क्या हो जाएगा 51,840/6 का 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 1296, और 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 625। देखिए वही चीज आया, हम लोग यही किए थे ना लास्ट में। ओके, चलिए 25,000 आ गया।
36 देखिए, किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 15.25 रुपया होगा। किस राशि पर बोल रहा है? तो साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों के लिए 5% पे 3 गुने 5 15%। ये क्या है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले 2 वर्षों में कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5 बटे 100, 5 पचे 25 मतलब 0.25, मतलब ये कितना हो जाएगा? 10.25 ये हो गया। तीसरे वर्ष में क्या होगा? 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुने 5 बटे 100 ये होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 और एक 51, 51.25 ये दोनों का गुणनफल होके कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15.25 प्लस 0.5125 कितना हो जाएगा? 15.7625, मतलब इतना परसेंट एक्स्ट्रा आ रहा है 0.7625। तो वो एक्स अगर मान लीजिए राशि होगा तो एक्स का 0.7625% मतलब बटे 100 बराबर 15 रुपया 25 पैसा। ओके, ये 2 शून्य से यहाँ का 2 शून्य उड़ा दीजिए, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ से फिर 2 शून्य उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? इधर गुने 100, यहाँ बटे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 15 से कितना बार में कटेगा? 15 पचे 75 और एक 7625, 5 बार में कट गया। ये 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 20 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहीं पे लिख देते ना, बराबर कितना आ जाएगा? 20 गुने 10 मतलब 20 गुने 100, 2000 रुपया ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर। ओके, चलिए 37 नंबर देखें। अरे यार, यदि a अनुपात b बराबर 1:3, 1/3 अनुपात 1/5 है, b अनुपात c बराबर इतना, c अनुपात d बराबर इतना, तो a b c d पूछ रहा है। a बटे b बराबर कितना होगा? a अनुपात b बराबर 5:3 रिवर्स हो जाएगा। b अनुपात c बराबर कितना होगा? 8:7। c अनुपात a बराबर कितना होगा? सॉरी, सी अनुपात डी है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सी अनुपात डी बराबर 21:10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहले इन दोनों को मैच करवाइए। यहाँ पे कितना है बी का वैल्यू? 3, यहाँ पे कितना है? 8। दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुने 8 कीजिए, यहाँ पे गुने 3 कीजिए, कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा पहले वाले में 8 पचे 40 अनुपात 8 तिया 24। दूसरे में क्या होगा? बी अनुपात सी बराबर 8 तिया 24 अनुपात 7 तिया 21। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 है, अनुपात 24 भी होगा बी की जगह, यहाँ भी 24 ही है बी में, तो सी कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए सी अनुपात डी कितना है? किस अनुपात 10 है? सी अनुपात डी बराबर 21:10। यहाँ भी देखिए सी का वैल्यू 21 दिया, यहाँ भी सी का वैल्यू 21 दिया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, इसीलिए सी की जगह दोनों कंपैरिजन सेम हो जा रहा है ना, तो 40:24:21:10 यही हो जाएगा आपका आंसर। 40:24:21:10 ए अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए 1.5 घंटा खत्म हो चुका है इतना ही क्वेश्चन में। टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं नहीं ये अब मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आपको और शॉर्ट वे में चाहिए, तो मैं और स्पीड में बना दूंगा, है ना। अगर ये ठीक है तो ठीक है। 2 कर्मचारियों के आय का अनुपात 7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। यदि प्रत्येक कर्मचारी महीने में 4800 रुपये बचाता है तो उनकी कुल मासिक आय क्या होगी? 2 कर्मचारियों के आय का अनुपात क्या है? 7:4। खर्च कितना है? 3:1। प्रत्येक कर्मचारी महीने में 48 रुपये बचाता है
यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 7:4, मतलब कितना का अंतर है, 3 का। यहाँ पे कितना का अंतर है, 2 का। एक काम कीजिए, यहाँ गुने 2 कीजिए, यहाँ गुने 3 कीजिए। अब कितना हो गया, 7 दूनी, और इधर जाएगा क्या, स्पेस है उधर नहीं है, 7 दूनी 14 अनुपात 4 दूनी 8। दूसरा वाला में क्या होगा, 3 तिया 9 अनुपात 3। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। मतलब अगर आय इतना है, खर्च इतना है, खर्च ही बोला था ना, खर्च। यहाँ भी आय इतना है, खर्च इतना है, तो उनके बचत का अनुपात कितना आ रहा है, 5। यहाँ भी 5 आ रहा है, मतलब सेम सेम आ रहा है। तो अगर 5 रेशियो का मूल्य क्या दे दिया, 48 रुपया बचाता है ना। अगर ये मान लेते हैं ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो अंतर कितना है, 5x, 5x। तो 5x का वैल्यू तो दे दिया आपको 48 रुपये जो बचा रहा है। x कितना आ गया, 48 दूनी 96, 960 आ गया। पूछ क्या रहा है, उनकी कुल मासिक आय, कुल मासिक आय कितना है, 14x और 8x। कंपेयर तो इसी पे चल रहा है ना, तो 22x का ये वैल्यू पूछ रहा है। 14 + 8 22x का, 22x बराबर 22 गुने 960 कितना हो जाएगा, 96 दूनी 22 गुने 960 कर रहा है ना, तो 22,000 में से 22 चक 88, 22 चक 88, हाँ हाँ 880 घटा दीजिए 22,000 में से, तो 21,120, 38 का। ओके सिंपल। चलिए 39 देखिए, ए और बी ने क्रमशः 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के साथ एक कंपनी में 1 साल के लिए साझेदारी की। 7 महीने बाद सी ने 30,000 रुपये के साथ साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 9 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि साल के अंत में कुल लाभ 3900 रुपया, तो सी का हिस्सा क्या है। हिस्सा तो निकाल देंगे भाई, लेकिन स्पेस कम पड़ गया, इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए, या इतना बड़ा तो दिख जाता होगा आप लोग को आराम से, ज्यादा ही क्यों हो जा रहा था। चलिए ये हो गया, सी का हिस्सा पूछा है, एकदम परफेक्ट स्पेस पे खुला ये ना। क्वेश्चन नंबर 39, ये और भी 25,000 50,000 है, सी कितना है 30,000 है। तो अब रेशियो लेंगे है ना, ये कितना लेंगे, 25,000 है ना, सबका शून्य हटा दीजिए, तो 25 क्या होगा, अनुपात, अभी टाइम नहीं ले रहे हैं। बी कितना दिया होगा, 50 के रेशियो में, और सी 30 के रेशियो में। देखिए ए कितना, सी ने 30,000 रुपये के साथ साझेदारी में प्रवेश किया, और ए ने 9 महीने 7 महीने के बाद सी ने प्रवेश किया, और 1 साल तक पूंजी में रहा, मतलब कि 5 महीना के लिए सी रहा, 5 महीना के लिए। ए ने 9 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ए कितने दिन रहा, 9 महीने। बी कितना दिन रहा, बी पूरे साल तक रहा। देखिए यहाँ पे अगर 25,000 लेते हैं, यहाँ पे 50,000 लेते हैं, मतलब यहाँ 25,000, यहाँ 50,000, यहाँ 30,000, 3-3 शून्य आपस में कट ही जाता है, इसीलिए हम लोग 3-3 शून्य पहले हटा दिए। 25 से देखिए कट रहा है क्या, 25 यहाँ कटा, 25 दूनी 50 यहाँ कट गया, ये 5 5 पचे 5 6 30 कटा, मतलब 30 पचे 150, 25 से काटे तो 6 आ गया। फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो रेशियो क्या आ गया, 9:24:6। इस रेशियो में इन्हें प्रॉफिट में हिस्सा होगा कितना, 9:24:6। सी का हिस्सा क्या है, अंत में कुल लाभ 3900 रुपया है, 3900 रुपया कुल लाभ है, कितने में बटेगा, 24 34 9 39 में बटेगा। सी का हिस्सा पूरा, सी का हिस्सा कितना है, 6 है। सी 39 कट गया, कितना हो गया, 600 रुपया प्रॉफिट। कितना हो गया सी का प्रॉफिट, 600 रुपया। ओके 40 देखिए, पानी की कुछ मात्रा में पानी की मात्रा का 4 गुना दूध मिलाया गया, और अब मिश्रण की कुल मात्रा 7.5 लीटर है। कितनी है, 7.5 लीटर। मिश्रण में 90% दूध बनाने के लिए और कितनी मात्रा में दूध मिलाना चाहिए। अगर मान लीजिए पानी था x, उसमें दूध कितना मिलाया, उसका 4 गुना 4x बराबर 7.5 लीटर। ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर 7.5 लीटर, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 लीटर। तो पानी इसमें कितना है, 1.5 लीटर है। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण में 90% दूध बनाने के लिए और कितनी मात्रा में दूध मिलाना चाहिए। 90% दूध होना चाहिए, मिलाने का भी दूध बोल रहा है, मतलब पानी कितना होना चाहिए, अब पानी होना चाहिए 10%। अब मान लेते हैं 1.5 लीटर तो पानी है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं टोटल मिश्रण कितना हो गया, दूध मिला रहा है ना, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा x प्लस
शुरू में कितना था मिश्रण? 7.5 लीटर। इसमें अगर 1 लीटर दूध मिला दिया तो इसका 10% अब कौन बच गया? 90% दूध हो गया, तो इसका 10% मतलब 1/10 हो गया, वो बच गया है पानी। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, ठीक है। एक्स मान लीजिए 7.5 लीटर तो पहले से था ही, उसमें 1 लीटर दूध मिला दिया, अब उसका 10% बराबर पानी हो गया, ठीक है। तो x प्लस 75, सॉरी x प्लस 7.5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 उधर चला गया तो वो 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7.5। वो हो गया आपका आंसर। कितना मिलाना पड़ेगा? 7.5 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम ये छोड़ देता है। कुल मिलाकर काम पूरा करने में कितने दिन लगे? टोटल मान लेते हैं काम कितना था, 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। मतलब 15 10 का एलसीएम कितना है? 30। 30 कुर्सी बनाना था। एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है? 3 कुर्सी। बी कितना बना रहा है? 2 कुर्सी। क्या बोल रहा है? लेकिन काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इन दोनों साथ में कितना दिन किया होगा? नहीं पता। ऐसे बना सकते हैं कि काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले ये छोड़ देता है, मतलब लास्ट में 5 दिन काम कौन कौन किया? सिर्फ बी काम किया। लास्ट में 5 दिन काम कौन किया? सिर्फ बी किया। मतलब 10 कुर्सी बचा हुआ रह गया होगा। अगर ये 2 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो 5 दिन में कितना कुर्सी बनाया? 10 कुर्सी बनाया होगा लास्ट में। मतलब पहले कितना कुर्सी बना था? 20 कुर्सी। कौन बनाया था? ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर, हाँ हाँ। तो वो दोनों मिलकर कितना दिन काम किया था? 3 और 2 5 दिन में, एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा था, 20 कुर्सी बनाना था, मतलब 4 दिन ये लोग साथ में काम किया। 4 दिन में 20 कुर्सी बन गया, बाकी बचा 10 कुर्सी, वो बना दिया बी। टोटल कितना दिन लगा? 4 दिन साथ में काम किया था, लास्ट में 5 दिन बी अकेले काम किया, तो 4 और 5 9 दिन टोटल काम चला। कितना दिन चला? 9 दिन। 42 नंबर देखिए, 4 पुरुष और 8 महिलाएं काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 24 महिलाएं वही काम 4 दिनों में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 पुरुष बोल रहा है ना, 4 पुरुष प्लस 8 महिला इंटू 10 दिनों में जितना काम कर रहा है, नहीं 5 पुरुष और 24 महिला मिलके 4 दिनों में कर रही है। 4 है के 40 पी प्लस 80 एम बराबर 20 पी प्लस 24 चक 96 एम। 20 पी इधर ला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पी बराबर 16 एम। पी बटे एम बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। यहाँ तक ठीक है। टोटल काम कितना रहा होगा यहाँ से निकाल सकते हैं। 4p, टोटल काम यही है ना, ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं। तो 4p तो 4 गुने 4 प्लस 8m, 8 गुने 5 इंटू 10 दिन में बना रहा होगा। 10 दिन बनाता था ना, तो 4 चक 16 प्लस 8 पचे 40 गुने 10, मतलब 50 10 40 10 50 मतलब 560 कुर्सी बनाना है। 560 कुर्सी बनाना है। एक पुरुष और एक महिला एक दिन में कितना बनाएगा? यहाँ पे लिखें 1p प्लस 1m बराबर 4 प्लस 5, 9 कुर्सी बनाएगा। बनाना कितना? 560 कुर्सी। कितना दिन लगेगा? 560/9 दिन लगेगा। डिवाइड करते हैं। 9 सते 63, 9 सते 63 नहीं, 9 छक 54, 2, 9 छक 54, 9 दूनी 18 पूर्णांक 2/9 3। क्लियर? चलिए बहुत टाइम लग गया है, लगता है 2 घंटा इसी में लग जाएगा क्या। 2 पाइप अलग अलग 36 मिनट और 45 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। एक निकासी पाइप 40 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। बता देते हैं। ये 36 मिनट, ये 45 मिनट और 1 घंटे में पूरा टंकी भर जाता लास्ट में, है ना। 36 45 और 60 का क्या करेंगे? 36 45 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 36 बचे 180, 180 कुर्सी बनाना है। पानी मतलब सब में आप कुर्सी मान सकते हैं।
ए की क्षमता क्या है, दो अलग अलग पाइप है ना, तो ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता है 5, 36 पचे 180। बी की क्षमता क्या है, 45 चक 180, 4। तीन मिल के कौन कौन, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी भरने में, टंकी 1 घंटे में भर जाती है। मतलब अगर वो सी होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6×18 3। तो सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जा रहा है, ए प्लस बी बराबर 5+4 प्लस सी बराबर 3, सी बराबर -6। मतलब क्या, सी खाली कर रहा है, ये पता चल गया, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, माइनस यहाँ सिर्फ साइन दिखा रहा है ना, तो माइनस का मतलब वो पानी निकालता है। ये 180 निकालने में कितना, मतलब 180 को सी बनाने में कितना टाइम लगाएगा, टाइम ही पे लेके चल रहा है ना, 1 मिनट में 6 बना, 6 तोड़ रहा है ना, तो 180 में अरे 180 तोड़ना है तो उसे 30 मिनट लगेंगे, कितने लगेंगे, 30 मिनट। 180/6 30। क्या बोल रहे हैं, एक निकासी पाइप 40 लीटर प्रति मिनट 1 मिनट में 40 लीटर निकाल रहा है, 30 मिनट में पूरा खाली कर देगा, तो कितना क्षमता है, 30×40 1200 लीटर का ड्राम होगा, तभी तो 30 मिनट में पूरी तरह से वो खाली कर देगा। क्लियर। कुर्सी कुर्सी समझ के कंफ्यूज मत होइए, कुर्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर बोलेंगे 180 काम तो आप लोग और कंफ्यूज होइएगा, तो इसीलिए हर एक काम को हम लोग मानते हैं कि वो इतना कुर्सी बनाना है। 44 नंबर देखिए, जिमी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करनी है। अगर वह यात्रा के आधे हिस्से को कुल समय का 3/4 समय में तय करती है, तो बची हुई दूरी को बाकी समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। 88 किलोमीटर है, 16 घंटे में तय करना है, यात्रा के आधे हिस्से को मतलब 44 किलोमीटर को कर दिया कितना देर में, कुल समय का 3/4, 16 घंटे में तय करना था, उसका 3/4 मतलब 16×3/4, 4×4 = 16 मतलब 12 घंटे में 44 किलोमीटर ये तय कर चुका है। अब कितना बचा हुआ है, 44 किलोमीटर बचा हुआ है, कितना देर में तय करना है, बची हुई दूरी को बाकी समय में, 12 घंटा तो दे चुका है, 16 घंटा का टाइम था, 4 घंटा और बचा हुआ है, 4 घंटा में 44 किलोमीटर कवर करना है, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से उसको अब चलना पड़ेगा। दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 720 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन एल से एम के लिए ट्रेन और दूसरी ट्रेन एम से एल के लिए एक ही समय में निकलती है। दोनों ट्रेनें 24 घंटे बाद मिलती है। यदि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर पर घंटा के अधिक हो तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। देखिए एल और एम से निकला, ये क्या बोल रहा है, एक ट्रेन एल से एम की ओर, मतलब मान लीजिए इधर एल है इधर एम है, ये ट्रेन है, एक इधर से इधर जा रहा है एक इधर से इधर आ रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा। 720 किलोमीटर है, कितने घंटे बाद मिल रहा है, 24 घंटे बाद। तो दूरी बटे समय बराबर चाल, कौन सा चाल, सापेक्ष चाल। पहले का क्या बोल रहा है, यदि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, अगर दूसरी की x है तो पहली की कितनी होगी, x+10 और दूसरी की x है ना, उससे 10 किलोमीटर अधिक बोला था ना, सापेक्ष चाल निकल गया इसका, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा है ना। 24×3 = 72, 30 बराबर कितना हो गया, 2x+10, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया, 10। पूछ क्या रहा है, दूसरी ट्रेन की गति, दूसरी ट्रेन की गति क्या माने थे हम लोग, x बराबर 10। 46 देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने दूरी से हराता है, ठीक है। ए बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब A/B बराबर, अगर ए बी को 20 मीटर से हराता है मतलब ए अगर 100 दौड़ता है, बी कहाँ पहुंच रहा है, 80 पे पहुंच रहा है, मतलब A/B कितना आ जा रहा है, 5:4 के रेशियो में वो लोग दौड़ रहा है। B/C क्या है, बी सी को 5 मीटर से हराता है, मतलब बी जितना देर में 100 दौड़ता है, सी कितना दौड़ेगा, 95, तो B/C कितना हो गया, 20:19। ओके, यहाँ पे देखिए A/B बराबर ये ले आए थे ना, इसमें ×5 कर दीजिए, उससे क्या होगा कि B का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो A/B/C अब कितना हो गया, 5×5 = 25/20/19, ये हो गया। क्या बोल रहा है, उसी दौड़ में ए सी को मतलब ए को 100 दौड़ना पड़ेगा,
तब तो पता चलेगा ना। क्या करेंगे, सबको 4 से गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा, कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिखें, यहाँ से ये क्वेश्चन चला गया यहाँ पे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा, 100:80:76। यहाँ तक ठीक है। तो जितना देर में ए 100 दौड़ेगा उतना देर में सी 76 दौड़ेगा। अंतर कितना है, 24 मीटर से वो हरा देगा। ये माइनस सी बराबर 24 है ना। ये 76 ही दौड़ पा रहा है, ये 100 दौड़ जा रहा है, मतलब 24 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है उससे, 24 मीटर से हरा दे रहा है। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर धारा के साथ 15 मीटर नाव चलाता है, 15 मीटर नाव चलाता है, 15 मिनट नाव चलाता है, ठीक है। जो कि उससे वही दूरी धारा के विपरीत तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। शांत जल में वह व्यक्ति 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। 16 किलोमीटर धारा के साथ 15 मिनट नाव चलाता है। हाँ, तो अगर बोल रहा है 16 किलोमीटर चलने में उसे कितना लग रहा है, 15 मिनट, मतलब 1/4 टाइम लग रहा है। ये उसका हो गया क्या, धारा के साथ, मतलब 64 हो गया उसका धारा के साथ चाल। समझ रहे हैं, दूरी बटे समय। अब क्या बोल रहा है, नाव चलाता है जो कि उसे वही दूरी धारा के विपरीत तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। अगर मान लीजिए उसको धारा के विपरीत x टाइम लगता है, तो x का 75% बराबर 15 मिनट दे दिया है। 15 पचे 75, 5 20, मतलब x बराबर 20 मिनट। मतलब पहले कितना लगता था, धारा के विपरीत में उसे कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। कितना दूरी तय करने में, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर उसे तय करने में लग रहा है 20, मतलब 1/3 बराबर x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 16 और 43। एक बॉक्स में इसको डाल देते हैं, एक बॉक्स में x प्लस वाई का दे रहा है, ठीक है। शांत जल में वह व्यक्ति 1 घंटे में कितनी दूरी कर सकता है। x माइनस वाई दे दिया है, x प्लस वाई यहीं पे लिख देते हैं, 64। x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे ना, क्योंकि ये प्लस वाला वैल्यू पूछ रहा है ना। तो 64 और 43, 112/2, 56। अब वो सब नहीं करना है कि इसको जोड़ के यहाँ 2x लिखे, इसको काटे, फिर दोनों जोड़ के लिखे, फिर 2 से घटाइए, सीधा लिखे, है ना। एक 2 लाइन स्किप करना सीखिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 56 किलोमीटर पर घंटा। 47, सॉरी, बाप रे, 1.25 घंटा लग चुका है ऑलरेडी। 48 देखिए, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को जो क्रमशः 4 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा गति से समान दिशा में यात्रा कर रहे हैं, क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है, देखिए दूरी कितनी है, जो ट्रेन की लंबाई होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं d है, बटे समय, समय कितना है 12 सेकंड पहले वाले में, सापेक्ष चाल, समान दिशा में यात्रा कर रहा है ना। तो मान लेते हैं अगर ट्रेन का चाल, ऐसे नहीं करते हैं, दोनों बराबर ही कर देते हैं ना, इतना घुमाने का जरूरत नहीं है। ट्रेन की चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल। मान लीजिए ट्रेन की चाल है x -4, क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं, गुने समय 12 सेकेंड, है ना। इसको सेकेंड को किस में कर देते हैं कन्वर्ट, घंटा में, 3600 बराबर, सेकेंड वाले में क्या है, ये ट्रेन की लंबाई निकल गई, चाल गुने समय। दूसरे वाले में क्या है, x-6 इंटू 14/3600, इसको भी घंटा में चेंज कर दिए। हाँ, देखिए ये समझ में आया। हमने शुरू में ट्रेन का चाल किस में मान लिया था, किलोमीटर पर घंटा में। ये 3600, ये 3600 कट गया, ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 6x-24 बराबर 7x-42। x बराबर कितना हो जाएगा, 42 इधर आया, 42 में से 24 गया तो 18। ट्रेन की चाल क्या है, 18। एक आयत, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक आयत तथा एक वर्ग के परिमापों में से प्रत्येक का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। ओके, ये खुलेगा, आवाज बढ़ता है, हाँ ठीक है। एक आयत तथा एक वर्ग के परिमापों से प्रत्येक का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 इंटू ए प्लस बी होता है, एल प्लस बी कर देते हैं इसको, है ना।
2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया है 80, एल प्लस बी बराबर 40। ये आ गया पहला इक्वेशन। क्या बोल रहा है, दोनों का परिमाप सेम, तो अगर वर्ग का देखेंगे तो 4a बराबर कितना है 80, a बराबर 20। अब क्या बोल रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एल गुने बी बराबर 100। ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस एल गुने बी, एल गुने बी, एल की जगह एल को यहाँ लेके जाते हैं बी की जगह, तो बी बराबर 40 माइनस एल होगा, होगा तो एल गुने 40 माइनस एल बराबर 100। 400 से उधर ले आएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 300, 100 को इधर ले आए, एल और 40 माइनस एल को उधर ले जाएंगे तो 40 एल माइनस एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, यहाँ एल भी है ना, माइनस 40 एल प्लस 300 बराबर 0। एल स्क्वायर माइनस 30 एल माइनस 10 एल प्लस 300 बराबर 0, क्योंकि इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे ये आए, गुना करने पे ये आए। देख लीजिए आप, आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, एल कॉमन लेंगे, इसको छोटा करें, हाँ, अरे ज्यादा छोटा हो जा रहा है, ऐसे देखिए, एल कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एल माइनस 30, फिर यहाँ पे माइनस 10 कॉमन लिए तो क्या आ गया एल माइनस 30 बराबर 0। तो एल क्या आ गया 10 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, तो बी कितना आएगा, बी 40 माइनस है ना, तो बी आएगा 30 और 10। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है 30 और 10, देखिए आ गया। एक चीज और, ये देखिए मैंने स्क्वायर से इसको घटाया है, क्यों क्यों घटाया होगा, ये देखिए ए स्क्वायर लिए ना यहाँ पे। अब मान लीजिए इसका परिमाप कितना है 20 20 20 20 आ रहा है ना, ये पी माइनस एल 40 माइनस एल आ रहा है। अगर मान लीजिए 20 20 20 20 से 400 आ रहा है, उसमें एल और बी में क्या होगा, बीच में किसी में एक थोड़ा घटा होगा, किसी में थोड़ा बढ़ा होगा। जब दोनों का अंतर देखेंगे तो वहां पे हमेशा एक माइनस आ जाता है, जिसके कारण कि ये हमेशा छोटा होगा। मतलब अगर इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल जो है वो वर्ग का ज्यादा होता है। ठीक है, 50 देखिए, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन की तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये यहीं पे बन जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं, जा भाई इधर जा। एक तार को पिघलाकर क्या किया 1/3 त्रिज्या की तार बनाने में, मान लीजिए पहले क्या था, तार को पिघलाकर, वो क्या होता है बेलन होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा पहले, आयतन क्या किया बराबर कर दिया, तो क्या होगा पाई आर को क्या कर दिया 1/3 कर दिया, मतलब आर बटे 3 का स्क्वायर गुने एच 1। ये आपको एच पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 9 गुने एच 1। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए, 9 एच आ गया इधर बराबर एच 1। तो एच 1 जो है मतलब क्या बोला, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो जो पुराना वाला एच था उसका 9 गुना हो जाएगा नया वाला तार की लंबाई। आंसर क्या होगा डी। तो 50 क्वेश्चन करने में हम लोगों को लग गया है लगभग 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। ये समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ही तरीके से इसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं स्टेप वाइज आपको नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं अपना टाइम चेंज करूंगा। अगर लोग बोलेंगे कि नहीं ज्यादा ये अच्छा है कि आप पूरा स्टेप वाइज बताइए, तो ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा में आपको एग्जाम में भी सिर्फ 85 क्वेश्चन बनेगा। वहां पे क्या है, आपको समझाना किसी को नहीं है ना, तो आप तो फटाफट बनाते चले जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को बोलेंगे डायरेक्ट बनाने के लिए तो बहुत कम समय ही लगेगा, 1 घंटा से भी कम लगेगा, है ना। तो ये देख के कराना नहीं है कि 2 घंटा लग रहा है, एक्चुअली समझाने में वो टाइम लगेगा ही। ये सेट की तरह मत देखिए, मैं सेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेट नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं सेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को समय लगेगा। इसका ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं रीजनिंग पढ़ाऊँ क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटा के आसपास लग चुका है, तो बहुत ज्यादा लंबा सेट करना नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपको आएगा वीडियो रीजनिंग का, और क्या बोलते हैं ये आज के मतलब कल डाला जाएगा। ये आज आपको मिल रहा है वीडियो, कल
रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय